Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora, and friends, we are continuing our Mission-Mussoorie Polity series for UPSC CSE 2021-22. तो माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है तुम लोगों के लिए, स्पेशली नाउ दैट सिंस आपने बहुत बार देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में देखता होगा दैट ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे तुम्हें नोटिस हो रहा होगा दैट सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी और कोई ना कोई जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू, मास्टर ऑफ द रोस्टर, पचासों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज अ हेडलाइनर. And since it is a headliner and it is such an integral part of our entire polity system, the judiciary is such an integral part of the state, तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आता है. एंड आजकल ये ज़्यादा ही आने लगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी हादिया केस से रिलेटेड, कभी आधार जजमेंट से रिलेटेड. इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक सीरीज में, ताकि सब लोगों का फायदा हो जाए. Now the problem with Supreme Court judgments is, since it is the apex court, and that is the reason कि इसमें the highest level of technical legal language use की होगी, जो for those of you who are not from legal background, those who are not lawyers, उनके लिए ये करीब करीब impossible होगा to understand this. दूसरी problem that in most cases Supreme Court judgments are very very voluminous. Okay, 600, 700, 800, 900, 1000 ज़्यादा भी pages होते हैं. अब उसमें से काम की बात निकालना, काम की बात मतलब फॉर यू, राइट, सिंस यू आर ओनली प्रिपेयरिंग दिस फॉर द सेक ऑफ पॉलिटी, यू आर ओनली प्रिपेयरिंग दिस फॉर द सेक ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तुम लोग को जुडिशरी की एग्जाम तो दे नहीं रहे हो. सो ये बड़ा ही मुश्किल काम होगा. इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू इट, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा पथेटिक हो जाएगा. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक लाइफ इजी फॉर यू. तो इसी सीरीज में मैंने ये, इसी वजह से मैंने ये सीरीज निकाली, एंड दिस इज जजमेंट नंबर 18. And today we are going to address what is called as the IR COELHO case. इसको पॉपुलरली द 9th शेड्यूल केस भी बोला जाता है, और ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, राइट. एंड 17 जजमेंट्स इससे पहले हो चुकी है. तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, मेक श्योर कि वो सारी की सारी 17 जजमेंट्स भी तुम पढ़ लो, या फिर रादर वॉच कर लो. तो इस सीरीज का नाम है मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज, बिकॉज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है एज द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स. So let us pay attention, and the next few minutes I'm sure you will be able to understand the entire context of the IR COELHO case. मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. मुझे अनअकैडमी की दुनिया में सिड लाइव, SIDLIVE, सिड लाइव मेरा रेफरल कोड है के नाम से जाना जाता है. जब भी आप कोई प्लस क्लास लो जिसमें आप सब्सक्राइब करते हो, चाहे आप 1 ईयर लो, चाहे 2 ईयर्स लो, चाहे 3 ईयर लो, फॉर दैट मैटर एनीथिंग, मेक श्योर that you use the code SIDLIVE, SIDLIVE. उसी तरह से इसी रेफरल यूज को कोड को यूज करो जब तुम कोई कॉम्बैट क्लासेस अटेंड करते हो, या फिर कोई स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू टू टीम SIDLIVE. तुम्हें इमीडिएटली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ टीम SIDLIVE. तो हम लोग एक दूसरे से मुखातिब है, वी आर एबल टू डील विद और टॉक टू ईच अदर on the basis of this great online learning platform which is called Unacademy, जो इस टाइम पर India's largest online learning platform है, and भगवान ने चाहा तो it will be very soon world's online largest online learning platform. तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, कोर्सेज मिल जाते हैं फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. सो अनअकैडमी किसी वजह से राइज कर रहा है, और वो राइज का रीज़न आर 4-fold. डेली लाइव क्लासेस होती है जब तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो. बेटा वो एक अलग ही इकोसिस्टम होता है, एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है. यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. ऐसे नहीं समझ में आएगा. सो द पॉइंट वॉज दैट यू कैन चैट विद योर एजुकेटर्स, ओके, you can engage in discussion, you can ask your doubts and answer polls all the while the class is going on. तो ये एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है. इमीडिएट डाउट आया, इमीडिएटली एड्रेस हो गया. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है, हैपहैज़र्ड प्रिपरेशन नहीं होता जैसे ज़्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं, और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है. वो कभी पास होने के कगार पे आ ही नहीं पाते, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बिकॉज कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता. हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज बहुत वेल थॉट होते हैं. दी कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कितना सीक्वेंस में करना है, कौन सा में कब टेस्ट होना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती है ताकि तुम्हें एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन मिले, और तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तुम लाइव एज वेल एज सारे के सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज एक साथ देख सकते हो. सो इट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज iOS पर अवेलेबल है,
और तुम मुझसे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ये है उसका लिंक। और या फिर तुम इस कोड को स्कैन कर लो अपने कैमरा से, तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। तो कुछ भी नया आता है, कुछ भी पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, गवर्नेंस में, कोई भी टॉपिक ऐसा आएगा जो मुझे लगता है कि तुम्हें काम आ सकता है इन योर एग्जाम, मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। सो प्रिपेयर विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, 100 से ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म में तुम्हें मिल जाएंगे। और कोई गलत फहमी मत रखना कि एक ही सब्जेक्ट है, ऑल द सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शन से लेकर इंटरव्यू, आखिरी दिन तक अनअकैडमी तुम्हें साथ देगा। सो इन कमेंट्स को देखो माय फ्रेंड्स, ये कमेंट्स जबरदस्ती नहीं लिए गए हैं, ये कमेंट्स दिल से निकलते हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो मेरे और मेरे लर्नर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उनको साफ दिखाई देता है कि आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर देम एंड आई हैव ओनली गुड इंटेंशंस फॉर देम, एंड दैट इज व्हाई ये सब कमेंट्स आते हैं। तो इफ यू वांट टू एंजॉय एंड इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, प्लीज कंसिडर टेकिंग आइदर अ 12 month कोर्स और 24 month कोर्स अगर 2021-22 में है, और अगर तुम्हारे पास 2 साल से ज़्यादा है तो यू कैन टेक अ 3 year कोर्स ऑल्सो। रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी, दिस विल बी ग्रेट ग्रेट एडवांटेज। तो यूज़ द कोड सेट लाइव, जैसे तुम कोड सेट लाइव यूज़ करोगे, चाहे वो प्लस क्लासेस हो चाहे आइकॉनिक क्लासेस हो, you will get the advantage of 10% discount immediately. यही सेम इज विद यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल एज वेल एज जीएस को कंबाइन करके, ओके यू कैन गेट दिस। तब भी आपने कोड यूज करना है सिड लाइव, SIDLIVE, एंड 10% डिस्काउंट के साथ यू आर वेलकम टू टीम सिड लाइव। आज का टॉपिक, द केस का नाम था IR कोएलो। ओके, सो IR कोएलो डेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको रिप्रेजेंट किया गया था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और ये फैसला आया 11 जनवरी 2007 में। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था, और इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास क्यों? इतिहास जानना जरूरी है बिकॉज IR कोएलो वाज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो केस था वो एक बड़े मेजर कॉन्टेक्स्ट से डील कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। सो बहुत समय में पीछे जाना पड़ेगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। सी, IR कोएलो केस इसलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में एक काम हुआ। आर्टिकल 31A इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 31B इंसर्ट किया गया, और एक नया शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया जिसे बोला जाता है 9th शेड्यूल। अब ये 9th शेड्यूल बड़ा ही विचित्र शेड्यूल था। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का बॉक्स है, ये एक तरह का बॉक्स है जिसके अंदर आपने अगर कोई लॉ डाल दिया, आपने मतलब पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ डाल दिया, तो कोर्ट्स उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, दे विल बी आउट ऑफ द स्क्रूटिनी ऑफ द कोर्ट्स। नाउ गड़बड़ यह है कि इसका जो स्टार्टिंग था, इसका जो आगाज था 9th शेड्यूल का, वो नेहरू गवर्नमेंट का ये फैसला था, दैट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, क्योंकि तब एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए देश को जरूरत थी जमीन के लिए, तब ये लॉस को उठाकर 9th शेड्यूल में डाला गया। तो अगर आप कभी 9th शेड्यूल खोल के देखेंगे तो आपको शुरू से लेकर एंड तक बिहार लैंड रिफॉर्म्स, बॉम्बे लैंड रिफॉर्म्स, लैंड 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 वाले रिफॉर्म्स सारे दिखाई देंगे। तो वो तब एक पर्पस था, तब एक पर्पस था, हमें समझ में आ गया जी 9th शेड्यूल उठा के तुम 9th शेड्यूल में तुमने डाल दिया, कोई बात नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने 9th शेड्यूल में उठा के डाल दिया, लेकिन धीरे धीरे दिन पलटने लग गए। दो मेजर स्टेप्स हुए। नंबर 1, जुडिशियल रिव्यू, जो कि आमतौर पे ओरिजिनेट होता है फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बिकॉज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिना जुडिशियल रिव्यू मेंशन किए डिस्क्राइब करता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का कॉन्फ्लिक्ट लंबी सी एक कहानी थी, तुम्हें याद होगी, जो फाइनली एंड अप हुई इन द केशवानंद भारती केस इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत जुडिशियल रिव्यू वाज अंडरस्टूड टू बी एन ए पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर और द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक हो गया। तो ध्यान समझने वाली बात यह कि 24 अप्रैल 1973 को एक कमाल हुआ। 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती जजमेंट आई,
तो जुडिशियल रिव्यू का प्रमोशन हो गया। इन द सेंस जुडिशियल रिव्यू जो केवल आर्टिकल 13 का पार्ट था वो अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने लगा। इन अदर वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कि आर्टिकल 368 अब कुछ भी कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 368 अब कुछ भी कर सकता है लेकिन इट कैनॉट टेक अवे जुडिशियल रिव्यू। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ केशवानंदा भारती केस। लेकिन एक कमाल की बात यह हुई कि ये अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी 9th शेड्यूल कंटिन्यू होता रहा। सो 1980s में एक वामन राव जजमेंट आई जिसमें यह नोटिस हुआ कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप 9th शेड्यूल को भी चैलेंज कर सकते हो बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ 24th अप्रैल 1973। क्यों सर? अरे बाबा, 24th अप्रैल 1973 को जुडिशियल रिव्यू की प्रमोशन हो गई है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया है। बिल्कुल। तो 9th शेड्यूल जो कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होने दे सकता है, तो भाई उसका वो दरवाजा तो खुल गया ना। यानी कि जो लॉ तुम 9th शेड्यूल में डालोगे आफ्टर 24th अप्रैल 1973, उस पे जुडिशियल रिव्यू तुम रोक नहीं सकते। आई होप द पिक्चर इज नाउ गेटिंग क्लियर। तो बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग कंपोनेंट हो गया दैट 9th शेड्यूल 24th अप्रैल 1973 से पहले 24th अप्रैल 1973 से पहले जो कुछ भी 9th शेड्यूल में तुमने लिखा उस पर जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट रोक सकता है। लेकिन 24th अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई लॉ डाला जाए तो वामन राव जजमेंट ने होल्ड किया कि अगर हमें लगा कि वो लॉ जो कि तुमने 9th शेड्यूल में डाला आफ्टर 24th अप्रैल 1973 वो आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को वायोलेट करता है तो हम उसको जुडिशियली रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। नाउ द गुड पॉइंट वाज दैट ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुआ। 1980s की वामन राव जजमेंट वाज अप्लाइड टू 24th अप्रैल 1973। तो आईआर कोहेलो केस was exactly the context of वामन राव जजमेंट। तो दो केसेस यहां पर एक साथ हमें समझने पड़ेंगे। कौन से दो केसेस? एक हमको समझना पड़ेगा इज द केशवानंदा भारती केस, एक हमें समझना पड़ेगा द वामन राव केस। तो the cases which we are dealing is the Supreme Court in this landmark judgment dealt with the nature and character of protection provided by Article 31B of the Constitution. So if you notice on this, Article 31B वो आर्टिकल्स थे, तुम्हें मैंने पहले बता दिया, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड द 9th शेड्यूल डाला गया था इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 31A, 31B एंड द 9th शेड्यूल डाला गया था इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ सारा खेल इस डेट का है। कौन सी डेट का? 24th अप्रैल 1973, जिस दिन हिज होलीनेस केशवानंदा भारती वाज द स्टेट ऑफ केरला 1973 जजमेंट आई। नाउ इस केस के दिन इस केस के दिन से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन आया और जुडिशियल रिव्यू को उसका पार्ट मान लिया गया। यानी कि आज के बाद आर्टिकल 368, आज के बाद 24th अप्रैल के बाद अब आर्टिकल 368 जुडिशियल रिव्यू को नहीं लेकर जा सकता। ये हमारा वर्जन है। तो इस टाइटल केस का टाइटल था आईआर कोएल्हो वाज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ईयर 2007 एंड द बेंच वाज जस्टिस वाई.के. सबरवाल एंड the judge was headed by Justice Y.K. Sabharwal। तो हमें बैकग्राउंड है जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, बट इसको एक बार ध्यान से देख लो ताकि यू आर फ्री टू रीड इट। So soon after independence, to deal with zamindari system, the parliament amended the constitution, that is the first constitutional amendment, by adding articles 31A, 31B to assist the process of legislation to bring about
agrarian reforms and confer on such legislative measures immunity from possible attack on the ground that they contravene the fundamental rights of the citizen. प्लीज याद रखना, आर्टिकल 31 बी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं था, इट वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी अमेंडमेंट में एक नया 9th शेड्यूल डाला गया था विच कंटेन, इनिशियली उसमें से 13 लॉज थे, लेकिन पार्लियामेंट को बड़ा मजा आ रहा था। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल में धीरे 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 एग्रेरियन रिफॉर्म्स के साथ साथ नॉन एग्रेरियन लॉज भी डाले जाने लगे और ये बढ़ता चला गया। जब तक आईआर कोएल्हो केस आया था तब तक मोर देन 270 लॉज 9th शेड्यूल में भरे हुए थे। द रीजन टू स्पेशली वॉज बिकॉज इस पर जुडिशियल रिव्यू होता नहीं था, तो पार्लियामेंट थॉट कि यार जो भी लॉ डालना है वो इसी में डालते चले जाओ। लेकिन फिर आया आईआर कोएल्हो केस। तो एक बार आर्टिकल 31A पढ़ लेते हैं। ये वो 31A है जिसमें बोला सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा, notwithstanding anything contained in Article 13, no law providing for the acquisition by the state or any estate or any rights therein, extinguishment or modification of any such right, etc., 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 was all dealing with agrarian reforms. So I hope everyone has understood this is dealing with agrarian reforms. Article 31B बोलता है validation of certain acts। अब important ये बात है, आर्टिकल 31 भी बोलता है कि अगर कोई भी लॉ, नॉट एनी एग्रेरियन लॉ, कोई भी लॉ वट एवर यू वॉन्ट, उसको उठा के तुमने 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो रिगार्डलेस ऑफ कि वो लॉ अच्छा है बुरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम void. So it will absolutely be out of the reach of the courts. ये दोनों लॉज चलते गए, 31A 31B एज वेल एज द 9th शेड्यूल चलता गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। अब पूरी लड़ाई इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट हो गई थी कि आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर है कि आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है। क्या आर्टिकल 368 को यूज करके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट किया जा सकता है या फिर अमेंड किया जा सकता है, या फिर आर्टिकल 13 इज द लिमिटेशन टू आर्टिकल 368। दोनों ही चीजें चलती गई चलती गई चलती गई। nobody saw nothing, nobody saw nothing, and then came the day of IR कोएल्हो केस। सो कोई गलत बात नहीं थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 स्पेशली डाला गया था फॉर जमींदारी एबॉलिशन लॉज इन जनरल एंड सर्टन स्पेसिफाइड एक्ट्स इन पर्टिकुलर, एंड इसलिए था क्योंकि आमतौर पर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि इवन इफ द गवर्नमेंट टेक्स यू टू द कोर्ट और यू टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट, और लैंड केसेस चलते ही चले जाते, चलते ही चले जा रहे, तो अगर ऐसे होगा ये केसेस खत्म ही नहीं होंगे, डायलेटरी लिटिगेशन होगी, तो ना तो तुम्हारा फायदा है ना सरकार का फायदा है, और सारे के सारे सोशल रिफॉर्म्स जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का इंटरेस्ट है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो नेहरू गवर्नमेंट ने सोचा कहीं को इतने सारे लॉज वगैरह को टेंशन देना, इतने सारे केसेस लड़ने से, इससे अच्छा मैं एक ही हम पार्लियामेंट के थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके ये काम कर लेते। लेकिन ऐसा, as I told you that the entire context fell down क्योंकि 9th शेड्यूल was severely misused और बहुत सारे लॉस ऐसे भी डाल दिए गए जो कि ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल थे। आईआर कोएल्हो केस उनमें से एक केस से डील कर रहा है। तो गुडलू जन्मम एस्टेट्स एबॉलिशन एंड कन्वर्जन इनटू रोथवारी एक्ट ऑफ 1969, जिसको जन्मम एक्ट बोलते हैं, जिससे फॉरेस्ट लैंड्स जो थे जन्मम एस्टेट्स के इन तमिलनाडु, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कोर्ट ने एक पहले केस में जिसको बोलते हैं बलमाडीज प्लांटेशन एंड अदर वाज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 1972। बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, तो कोर्ट ने यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि आप लोगों ने ये कैसे कर लिया, इसमें कोई भी आर्टिकल 31A वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट वॉज नॉट कमिंग अंडर एग्रेरियन रिफॉर्म्स। उसी तरह से Section 2C of West Bengal Land Holding Revenue Act was also struck down by Calcutta High Court. So ये दोनों के दोनों एक्ट जब स्ट्राइक डाउन हो गए तो 34th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और इस सारे के सारे जन्मन एक्ट को उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। सिमिलरली 66 अमेंडमेंट से
ये जो वेस्ट बंगाल लैंड रेवेन्यू एक्ट था इसको उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब बात समझो, तुम्हें गेम समझ में आ रही होगी कि तुमने एक लॉ बनाया, तुम उसके खिलाफ गए, अब वो खिलाफ जाते ही पार्लियामेंट उठाकर या गवर्नमेंट उठाकर उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है। ये जो इंसर्शन हो रही थी इन दोनों लॉज की, इन इंसर्शंस के खिलाफ आईआर कोएल्हो केस किया गया कि ये क्या मजाक है। जब तुम्हारे पास कुछ इलीगल है, तुमने तो एक ऐसी चीज बना के रख ली जिसके थ्रू आप कोर्ट्स देख ही नहीं सकते। जब ये इंसर्शंस किया गया तो आईआर कोएल्हो केस हुआ। तो उसमें दो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, वेदर ऑन और आफ्टर 24 अप्रैल 1973 जबकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाया गया था, it is permissible for the parliament under article 31b to immunize the legislation from fundamental rights by inserting them into 9th schedule। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंद भारती केस में आ गया है, क्या उसके बाद भी आप फंडामेंटल राइट्स को आप खराब कर सकते हो या फिर कोई लॉ ऐसे पास कर सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे और उसको लॉ को बनाने के लिए, लीगलाइज करने के लिए उसको उठा के 9th शेड्यूल में डाल सकते हो? कैन यू डू दिस? सेकेंड इज कि पावर ऑफ व्हाट इज द पावर इफेक्ट ऑफ 9th शेड्यूल ऑन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपने जुडिशियल रिव्यू को खुद डिसाइड कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। अब हमें बताओ कि 9th शेड्यूल में डालने से जुडिशियल रिव्यू का क्या इफेक्ट होता है। सो पिटिशनर ने बोला, यानी कि आईआर कोएल्हो की तरफ से आया, दैट द पिटिशनर दैट पोस्ट 1973 आप 9th शेड्यूल लॉस को जुडिशियल रिव्यू से नहीं अलग कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाने का कॉन्सेप्ट ही क्या है? द पॉइंट हियर इज कि इन द केशवानंद भारती केस और जो मैंने पिछले क्लास में बताया द मिनर्वा मिल्स केस, ये बड़ा क्लियरली बोला गया है कि लिमिटेड पावर है आर्टिकल 368 में। ये वर्ड मैंने कई बार यूज किया, पिछला वीडियो जरूर देख लो। अब लिमिटेड पावर है तो फिर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कैसे होगी? ये बात भी सही है, अगर तुम्हारे पास पावर लिमिटेड है तो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कैसे हो सकती है? और रिस्पोंडेंट स्टेट बोला कि कैसी बातें कर रहे हो। द कॉन्सेप्ट हियर इज कि जब 9th शेड्यूल लिखा है और 9th शेड्यूल जब क्लियरली मेंशन्ड है दैट इट इज नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, देन इट इज नॉट ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। किसी वजह से ही तो 9th शेड्यूल लिखा गया है। अगर हमने 9th शेड्यूल लिखने का वजह के बावजूद भी तुम लोग उसको जुडिशियली रिव्यू कर सकते हो, तो 9th शेड्यूल किया ही क्यों गया? बात तो सही थी। तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास दो मेजर क्वेश्चंस को आंसर देना बनता था। एक ये था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 24 अप्रैल 1973 विद रिगार्ड्स टू 9th शेड्यूल, कि 9th शेड्यूल जो कि जुडिशियल रिव्यू लेकर जा रहा है, क्या उसका स्टेटस बदल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अप्रैल 1973? यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल और जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कुछ और था और उसके बाद कुछ और स्कोप है। नंबर वन, अगर ऐसा है तो क्या है? दूसरा ये, क्या जुडिशियल रिव्यू को एब्सोल्युटली ब्लॉक करना अलाउड है या नहीं है? इन अदर वर्ड्स, क्या मैं किसी लॉ को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे सकता हूं या नहीं, चाहे वो मैं आर्टिकल 368 यूज करके ही क्यों ना दूं? तो जब कोर्ट को मौका मिला तो कोर्ट ने बड़े अच्छे से इसका आंसर दिया। कोर्ट ने बोला यार बात तो बिल्कुल सही है कि आपने 9th शेड्यूल बनाया, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि जो भी अमेंडमेंट आपने 24 अप्रैल 1973 से की, किसे पहले की, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी तुमने ऑन और आफ्टर की, भाई तुम नहीं कर सकते विदाउट ओपनिंग योरसेल्फ टू आवर स्क्रूटिनी, बिकॉज उस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अनुसार जो जुडिशियल रिव्यू केवल पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 माना जा सकता था, उसकी प्रमोशन हो गई है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। यानी कि जो भी अमेंडमेंट्स तुमने डाली है ऑन और आफ्टर 24 अप्रैल 1973 वो ओपन है, बिकॉज अगर उस दिन के बाद भी आप एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि जुडिशियल रिव्यू लेकर जा रहे हो, then you are violating basic structure. So even though an act is put in the 9th schedule by a constitutional amendment, its provisions would be open to attack on the ground that they destroy or damage the basic structure. The fundamental rights are taken away or abrogated pertains to the basic structure. So very important concept कि ये judgment आई 2007 में, yes, लेकिन इसकी application हुई
in 1973. मतलब ये कि ये जजमेंट 2007 की है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन 1973 24 अप्रैल की है। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, इट वाज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड। आईआर कोएल्हो केस को बिकॉज ये बात बोल दिया गया कि आफ्टर 24 अप्रैल 1973 एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। दिस इज वेरी 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 क्लियर अबाउट दिस कि आईआर कोएल्हो केस को पॉपुलरली 9th शेड्यूल केस कहलाता है। इनफैक्ट जो स्टोरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मिनर्वा मिल्स केस से स्टार्ट हो रही है या फिर चलती आ रही है, उसका अंत हुआ एट आईआर कोएल्हो केस। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 9th शेड्यूल का ये मिसयूज खत्म हुआ। सो माय फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें छोटे से टाइम में, लेकिन मैंने तुम्हें सारे डिटेल्स में पढ़ाया। मैंने कोई भी, आई एम नॉट कटिंग द कॉर्नर्स बिकॉज आई वांट यू टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। लेकिन जब हम प्लस क्लास में जाते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। देयर इज एन इंटरक्शन, टू वे इंटरक्शन होता है। इट इज ईजियर टू टीच एंड यू विल लर्न फार मोर देन दैट। सो टेक योर एडवांटेज माई फ्रेंड्स, take a 1 year, 2 year or a 3 year course, give yourself an opportunity to crack this exam। कोशिश अपने आप को रियलिस्टिक चांस दो, इंस्टेड ऑफ हवा में सपने देख लेने से कुछ नहीं होता, अटेम्प्ट देने से कुछ नहीं होता। गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस, यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। एंड मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम ऐसे ही लर्नर्स के साथ में शुमार हो जाओ जिनके साथ हमारा इस तरह का रिलेशनशिप है कि जहाँ पर हम उनके लिए हार्डवर्क करते हैं and they give you love and respect in return। So I'll be happy to teach you how to destroy the competition। ये बहुत tough subject है certainly, but मुझे 99.99% जो comments आते हैं out of the thousands and lakhs of students जो मुझसे पढ़ते हैं, वो मुझे यही बात बोलते हैं, I have simplified polity। I would like you to give yourself an opportunity to know how to destroy this competition। Join me Polity with Sid Live and I'll be very very happy to teach you। So use the code SIDLIVE, join us, you're a wise gang of students, take a wise decision, but take it now। In the words of Unacademy, let's crack it। Until next time my friends, God bless and thank you।